नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल नॉलेज या मोर में। न्यू अपॉइंटमेंट्स हम लोग देखेंगे इस डिस्कशन के अंदर। इससे पहले जो है हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था बुक्स एंड ऑथर्स। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं यह डिस्कशन। भारत अंतर्राष्ट्रीय रबर अध्ययन समूह जो ISRG, उनके प्रमुख के रूप में जो है KN राघवन उनके नए अध्यक्ष होंगे। ठीक है, चर्चा में क्यों रहा है कि IRSG की नई अध्यक्षता के लिए चुना गया है। ठीक है, भारत को IRSG में भारतीय प्रतिनिधि मंडल के प्रमुख और भारतीय रबर बोर्ड के कार्यकारी निदेशक KN राघवन अगले 2 वर्ष के लिए अध्यक्ष होंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत प्रमुख बिंदु क्या हैं वो देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय रबर अध्यक्ष समूह क्या है वो भी देख लेते हैं कि IRSG प्राकृतिक रबर, ठीक है, नेचुरल रबर, सिंथेटिक रबर उत्पादक और उपभोग करने वाले देशों का अंतर सरकारी संगठन है, इंटर गवर्नमेंटल। इसका मुख्य उद्देश्य जो है विश्व रबर बाजार में पारदर्शिता में सुधार करना और रबर के मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना है। इसकी स्थापना हुई थी 1944 में। मुख्यालय जो है सिंगापुर में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, देख लेंगे आप लोग। अगला टॉपिक है कि G अशोक कुमार भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक बने। यानी क्या हो जाएगा इसका इंग्लिश कि नेशनल मैरीन सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर बन चुके हैं G अशोक कुमार, भारत के पहले। ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। चर्चा में क्यों रहा है कि वाइस एडमिरल सेवानिवृत्त हो चुके थे जो G अशोक कुमार, उनको भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वय यानी कोऑर्डिनेटर जो है नियुक्त किया गया है। प्रमुख बिंदु क्या है इसके अंदर देख लेते हैं कि वाइस एडमिरल G अशोक कुमार को पहले NMSC के रूप में नियुक्त करने के निर्णय को लंबे समय से लंबित सुधार की पूर्ति के रूप में देखा जा सकता है, जो 26/11 के मुंबई आतंकी हमले के बाद अपनी समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने में भारत की लगातार प्रयासों के हिस्से के रूप में हुआ था। इससे पहले उन्होंने भारतीय नौसेना में वाइस चीफ के रूप में जो है कार्य किया था। NMSC के पोर्टफोलियो में भारतीय नौसेना, भारतीय तट रक्षक बल ICG, तटीय और समुद्री सुरक्षा में शामिल सुरक्षा एजेंसियों और 13 तटीय राज्यों, ठीक है, 13 तटीय राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के बीच एक कोऑर्डिनेशन शामिल है। ठीक है, नोट में क्या है हमारे लिए वो देख लेते हैं कि भारत में द्वीप क्षेत्र सहित 7,516 किलोमीटर लंबी तटरेखा है। 20 लाख वर्ग किलोमीटर का विशेष आर्थिक क्षेत्र है। विशेष आर्थिक क्षेत्र होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, ये लगभग जो है 200 किलोमीटर तक होता है तटरेखा से, ठीक, समुद्र में। केंद्र सरकार ने नीले पानी की अर्थव्यवस्था यानी कि ब्लू वाटर इकोनॉमी के लिए डीप ओशन मिशन की शुरुआत कर दी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा विनीत जोशी ने CBSE के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। विनीत जोशी जो शिक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त यानी एडिशनल सचिव के पद पर थे, ठीक है, को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के अध्यक्ष का प्रभार सौंपा गया है। प्रमुख बिंदु क्या है कि जोशी जी जो है उनकी नियुक्ति उनके पूर्ववर्ती मनोज आहूजा को कृषि और किसान कल्याण विभाग में विशेष कर्तव्य अधिकारी के रूप में नियुक्त किए जाने के बाद हुई है। वर्तमान में वो राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA के महानिदेशक हैं और उच्च शिक्षा के अन्य कार्य क्षेत्रों के बीच इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस और उच्च शिक्षा अनुदान एजेंसी की देखभाल भी करते हैं। 1992 बैच के IAS अधिकारी जोशी ने पहले CBSE अध्यक्ष के रूप में भी काम किया था। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है हमारा टर्किश एयरलाइंस के पूर्व चेयरमैन इल्कर IC एयर इंडिया के CEO और MD होंगे। एयर इंडिया टाटा सन्स के पास है। ठीक है, चर्चा में क्यों है कि टर्किश एयरलाइंस के पूर्व चेयरमैन इल्कर IC को एयर इंडिया का CEO और MD नियुक्त किया गया है। ठीक है, प्रमुख बिंदु क्या है कि एयर इंडिया बोर्ड की बैठक में मुख्य नियुक्ति को अंतिम रूप दिया गया, जिसमें टाटा सन्स के चेयरमैन N चंद्रशेखरन विशेष आमंत्रित सदस्य थे। IC 1 अप्रैल 2022 तक अपनी जिम्मेदारी जो है संभाल चुके होंगे, मतलब वो चुके हैं। ठीक,
चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट में हमारे लिए क्या है कि प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के बाद सरकार ने पिछले 8 अक्टूबर को एयर इंडिया को टाटा समूह होल्डिंग कंपनी की सहायक कंपनी टैलेस प्राइवेट लिमिटेड को 18,000 करोड़ रुपए में बेच दिया था। एयर इंडिया की शुरुआत जो है टाटा समूह ने ही की थी 1932 में। ठीक है, देश को आज़ादी मिली 1900 जब, तो उसके बाद 1953 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, नेशनलाइजेशन कर दिया गया था। ठीक है, तो इसको भारत सरकार के अधीन ले लिया गया था। चलिए अगला टॉपिक है हमारा, मुनीश्वरनाथ भंडारी मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अब नियुक्त हो गए हैं। न्यायमूर्ति मुनीश्वरनाथ भंडारी को मद्रास उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। प्रमुख बिंदु है कि न्यायमूर्ति M.N. भंडारी को नवंबर 2021 में मद्रास उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया था और उन्होंने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ACJ के रूप में पदभार ग्रहण किया था, लेकिन अब वो जो है वो कार्यकारी नहीं रहेंगे, अब वो जो उनकी परमानेंट नियुक्ति हो गई है वहाँ पे। ठीक है, चलिए नोट में क्या है हमारे लिए कि मद्रास उच्च न्यायालय जो है वो आधिकारिक तौर पर तमिलनाडु के उच्च न्यायालय का नाम बदलकर कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता मतलब मद्रास उच्च न्यायालय जो रखा गया है वो तमिलनाडु उच्च न्यायालय का नाम बदल करके रखा गया है। कोलकाता में कोलकाता उच्च न्यायालय के बाद जो है भारत का दूसरा सबसे पुराना उच्च न्यायालय जो है वो मद्रास उच्च न्यायालय है। ठीक, चलिए याद रखिएगा, ये प्रमुख बिंदु है, नोट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारत के मुख्य न्यायाधीश जो 48वें हैं NV रमना, वो क्या है वो देख लेते हैं। ठीक, रवि मित्तल ने जो ये हमारा टॉपिक है अगला कि रवि मित्तल ने भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। चर्चा में क्यों है कि रवि मित्तल ने भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड IBBI के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। रवि मित्तल बिहार कैडर के 1986 बैच के IAS अधिकारी हैं। IBBI के अध्यक्ष के रूप में योगदान करने से पहले वह युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के तहत खेल विभाग के सचिव के पद पर से सेवानिवृत्त हो चुके थे। ठीक है, भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता के बारे में जान लेते हैं कि क्या है IBBI। यह दिवाला कार्यवाही और भारत में दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों, दिवाला पेशेवर और सूचना उपयोगिताओं जैसी संस्थाओं की देखरेख के लिए नियामक है, एक बॉडी है। यह 1 अक्टूबर 2016 को स्थापित किया गया था और दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता के माध्यम से वैधानिक शक्तियां दी गई थी, जिसे 5 मई 2016 को लोकसभा से पारित कर दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा शांतिश्री धूलीपुड़ी पंडित को JNU की पहली महिला कुलपति, यानी पहली, ये याद रखिएगा, तो ये नाम जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, पहली महिला कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है। शिक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा शांतिश्री धूलीपुड़ी पंडित को नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है। प्रमुख बिंदु क्या है, शांतिश्री धूलीपुड़ी पंडित वर्तमान में सावित्रीबाई फूले पुणे विश्वविद्यालय में राजनीतिक विज्ञान की प्रोफेसर हैं। उन्हें JNU के 13वें याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता दे रहा हूँ, के रूप में कार्यभार संभालने की तारीख से 5 साल के लिए नियुक्त किया गया है। नोट में हमारे लिए क्या है कि हाल ही में HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग के नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक, अगला टॉपिक है हमारा कि JNU के कुलपति जो थे जगदीश कुमार को UGC के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। जवाहरलाल नेहरू के कुलपति जगदीश कुमार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। प्रमुख बिंदु है कि श्री कुमार को पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए या उनके 65 वर्ष पूरा होने तक के लिए नियुक्त किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के बारे में जान लेते हैं। UGC एक सांविधिक निकाय है। ठीक है, संविधान में इसको मान्यता प्राप्त है। स्थापना इसकी जो हुई थी वो हुई थी 1956। UGC अधिनियम के अनुसार उच्च शिक्षा विभाग शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा की गई थी। 1956 में स्थापना हुई, मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, चलिए अगला है हमारा कि डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी ने NIELIT के महानिदेशक के रूप में
कार्यभार संभाल लिया है। डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी ने राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के महानिदेशक के रूप में जो है कार्यभार संभाल लिया है। NIELIT में कार्यभार संभालने से पहले डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी नई दिल्ली स्थित दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में बतौर प्रोफेसर कार्यरत थे। ठीक। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त निकाय है। ठीक है, इंडिपेंडेंट। लेफ्टिनेंट जनरल, अगला टॉपिक है हमारा, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने उप सेना प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। चर्चा में क्यों है? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने लेफ्टिनेंट जनरल CP मोहंती की जगह उप सेना प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है। 31 जनवरी 2022 को सेवानिवृत्त हुए थे। ठीक, चलिए इसके अंतर्गत प्रमुख बिंदु क्या है वो देख लेते हैं। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, ठीक है, नेशनल डिफेंस एकेडमी के पूर्व छात्र लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को दिसंबर 1982 में कोर ऑफ इंजीनियर्स द बॉम्बे सैपर्स में कमीशन दिया गया था। जनरल ऑफिसर ने जम्मू कश्मीर की नियंत्रण रेखा जो LOC है, ठीक, के साथ संवेदनशील पल्लन वाला सेक्टर में ऑपरेशन पराक्रम के दौरान एक इंजीनियरिंग रेजिमेंट की कमान संभाली। उनकी शानदार सेवा के लिए उन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन और GOC इन C कमेंडेशन से सम्मानित किया जा चुका है। अगला टॉपिक है हमारा, मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में डॉक्टर V अनंत नागेश्वरन की नियुक्ति कर दी गई है। सरकार ने डॉक्टर V अनंत नागेश्वरन को मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र के रूप में नियुक्त किया है। वह पूर्व CEA यानी कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र KV सुब्रमण्यम की जगह लेंगे, जो दिसंबर 2021 में अपने 3 साल के कार्यकाल के अंत में शिक्षा जगत में लौट आए हैं। प्रमुख बिंदु क्या है देख लेते हैं। इस नियुक्ति से पहले डॉक्टर नागेश्वरन एक रचनाकार, लेखक, शिक्षक और सलाहकार के रूप में काम कर चुके हैं। वह 2019 से लेकर 2021 तक भारत के प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अंशकालिक सदस्य के रूप में रहे हैं। ठीक, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र यानी आर्थिक सर्वेक्षण लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो वर्ष के दौरान सरकार का आर्थिक रिपोर्ट कार्ड और संभावित सुधारों पर सुझाव प्रस्तुत करता है। तो यहीं तक था हमारा डिस्कशन इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स जो हुए हैं उसका। ठीक है, तो इसके आगे भी डिस्कशन जारी रहेगी फरवरी मंथ की। ठीक है, जब तक फरवरी मंथ का करंट अफेयर्स ख़त्म नहीं हो जाता, इसके बाद हम जनवरी मंथ का करंट अफेयर्स देखेंगे। बहुत ही जल्दी मैं कवर कर लूँगा सारे करंट अफेयर्स जो टॉपिक्स हैं। ठीक है, हम लोग पीछे जाते जाएंगे क्योंकि एग्ज़ाम जो होने वाला है वो होने वाला है 8 मई को। इससे पहले जो है बहुत सारे डेट्स चेंजेस हुए हैं BPSC के, तो इस हिसाब से अगर देखें तो हो सकता है कि पहले ही क्वेश्चन सेट कर दिया गया हो। तो अक्सर अमूमन ऐसा होता है कि मोस्टली क्वेश्चंस जो है वो एग्ज़ाम से 3 महीने पहले के जो होते हैं करंट अफेयर्स वहाँ से पूछता है। तो इसलिए हम लोग बैकवर्ड जा रहे हैं, मतलब कि अभी फरवरी के बाद हम मार्च का डिस्कशन नहीं करेंगे, हम फरवरी के बाद जनवरी, उसके बाद दिसंबर, लगभग सितंबर तक तो हमें मई तक पिछले साल के ज़रूर डिस्कशन करना चाहिए करंट अफेयर्स को। तो हमारे साथ बने रहिए, आप लोग अपने दोस्तों तक पहुंचाइए इस वीडियोस को और लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिए। ठीक है, थैंक यू।